जैसे झटके आए या कोई बम पाया तो स्प्रिंग ने एनर्जी को सोखा। अब स्प्रिंग जब एनर्जी सोखेगा तो फिर उसको रिलीज करने का प्रयास करेगा, और रिलीज करने का प्रयास करेगा तो आपको फिर झटका लगेगा, तो कोई मतलब नहीं निकला। तो जब स्प्रिंग ने उस सड़क की एनर्जी या जो भी झटके की एनर्जी उसको सोखा, तो फिर उसके बाद उसको बैक नहीं करने दिया, यानी कि बाउंस नहीं मारने दिया, उसको शॉक एब्जॉर्बर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि सस्पेंशन डैम्पर, डैम्पर का मतलब किसकी बात कर रहा है, डैम्पर का मतलब बात कर रहा है शॉक एब्जॉर्बर की। डैम्पर का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, शॉक एब्जॉर्बर की बात कर रहा है। तो कह रहा है सस्पेंशन डैम्पर का उद्देश्य क्या है, तो भाई सस्पेंशन डैम्पर का उद्देश्य है स्प्रिंग में ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। स्प्रिंग में क्या करना मेरे भाई, ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन होइस्ट का प्रकार नहीं है। अब आप कहोगे वाहन होइस्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं भाई, होइस्ट। होइस्ट क्या है, तो आप कहोगे वर्कशॉप या गैराज में, आप कहोगे कोई भी हमारे पास क्या है यार, हमारा कहाँ है, जैसे आप वर्कशॉप में जाते हो, ठीक है, आपका मान लो 4 व्हीलर है, तो वर्कशॉप में या गैराज में वाहन को ऊपर उठाने के लिए, किस क्या करने के लिए भैया, वाहन को ऊपर उठाने के लिए, तो आप कहोगे वाहन को क्या करने के लिए भाई, ऊपर उठाने के लिए। वाहन को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, होइस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, होइस्ट का। तो कह रहा है 2 पोस्ट होइस्ट होते हैं, 4 पोस्ट होइस्ट होते हैं, 4.5 क्या होता है क्या भाई, नहीं। जैसे मतलब कितने पॉइंट पर आप पकड़ रहे हो, कितने पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो उठाने के लिए, तो उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कि 4.5 कोई पोस्ट 4.5 पोस्ट होइस्ट नहीं होता है। 4.5 क्या होता है भाई, पोस्ट होइस्ट नहीं होता है। ये आपको क्या करना है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि नट एंड बोल्ट क्या है, कह रहा है नट एंड बोल्ट क्या है। चलिए चलिए भाई, आप कहोगे क्या है, कह रहा है नट एंड बोल्ट क्या है। कह रहा है अस्थायी फास्टनर है, अस्थायी फास्टनर है, अधिक प्रभावी फास्टनर है, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे क्या है, अस्थायी फास्टनर है, टेम्परेरी फास्टनर है। क्योंकि नट बोल्ट में क्या है, नट बोल्ट में क्या है भाई, तो आप कहोगे नट बोल्ट क्या है, क्या परमानेंट आप फिक्स कर देते हो, नहीं। नट बोल्ट को आप क्या कर सकते हो भाई, खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। कैम्बर कैस्टर समझा देना, आगे फिगर वाले प्रश्न है भैया, आगे फिगर से रिलेटेड प्रश्न है, वहीं पर मैं आपको कैम्बर और कैस्टर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है नट और बोल्ट क्या है, तो अस्थायी फास्टनर है। जैसे अब आपको क्या अस्थायी फास्टनर है, तो अब अस्थायी क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ वेल्डिंग, भाई आपने वेल्डिंग कर दी, तो आप कहोगे क्या इसको अलग कर सकते हैं, जिन पार्ट्स की वेल्डिंग कर दी, क्या उनको अलग कर सकते हैं क्या भाई, बताइए, क्या उनको अलग कर सकते हैं, आप कहोगे नहीं अलग कर सकते हैं, दिक्कत होगी, समस्या होगी। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग अस्थायी है। लेकिन नट बोल्ट का क्या है, नट बोल्ट कैसा है, तुरंत उसको खोल दो तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। करा एक इलेक्ट्रिक मोटर का बेल्ट टूट गया, इससे क्या मतलब, इट नीड्स, इसे जरूरत है, कैसे मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है, कैसे मेंटेनेंस की जरूरत है। तो कह रहा है कि करेक्टिव मेंटेनेंस, कैसा है भाई, करेक्टिव मेंटेनेंस, इसके बाद है आपका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, इसके बाद है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और इसके बाद है आपका टाइमली मेंटेनेंस। तो मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेट अभी जो मैंने लेटेस्ट कराया है आपको, लगभग 22-23 प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन वाले, उसमें मैंने आपको ये सारे मेंटेनेंस एकदम डिटेल में बताए थे, बताऊंगा यहाँ पर भी। लेकिन बताओ क्या आपको वो याद है, बिल्कुल, क्या वो याद है, क्या आपने उसको कॉपी में नोट किया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा जब प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ कि भाई जो क्वेश्चन आपको नया लगे या जो फैक्ट आपको नया लगे, आप उसको एक 10 रुपये 20 रुपये की कॉपी बना लो, उसको 1 लीनियर फॉर्म में ही फैक्ट वाइज नोट कर लो, और लास्ट में परीक्षा में उसको क्या कर लो भाई, रिवाइज कर लो। तो अगर आपने उसको नोट किया होगा तो आप उसको देखिएगा पलट में, ठीक है। अब देखिए क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस, तो सही ऑप्शन क्या होगा भाई, सही ऑप्शन होगा करेक्टिव मेंटेनेंस। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर कोई छोटी मोटी क्या आ जाए, कमी आ जाए, यानी कि छोटी मोटी त्रुटि आ जाए, ऐसा नहीं कि अब बेल्ट टूट गया तो भाई बेल्ट ला के दूसरा लगा दो, काम खत्म। अब ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए एकदम बैठ जाएंगे करे यार तो बेल्ट टूट गया, वाहन नहीं चलेगा। तो जो सुधारात्मक रख रखाव, करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि कोई छोटी मोटी खराबी है, ठीक है, छोटी खराबी को दूर कर लिया, करेक्ट कर लिया,
तो यही हमारा कैसा मेंटेनेंस हो गया, करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है, शेड्यूल मेंटेनेंस है जो आप कराने जाते हो क्या भाई, सर्विस कराने जाते हो ना। जैसे आप देखो जब वाहन लेते हो तो सर्विस, जहां भी वाहन लेते हो कंपनी अपना एक सर्विस मैनुअल देती है ना कि भाई 500 किलोमीटर पे कराना है, 6 महीने के अंदर कराना है। तो वो क्या है, शेड्यूल्ड है पहले से कि भाई आपको इसके अंदर करा लेना है। तो उस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यह है कि खराबी आने से पहले ही आप उसको क्या कर लो, प्रिवेंट कर लो, निवारक यानी कि दूर कर लो। जैसे अब आपको जाना है मान लो घूमने 200 किलोमीटर, अब पता चला कि कूलिंग सिस्टम में क्या है, पानी ही नहीं है, शीतलक ही नहीं है, कूलेंट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई उस कंडीशन में होगा आगे जाओगे इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। और अगर आप यही पहले से चेक कर लो, देखो भाई इसमें कूलेंट है कि नहीं, डाल दो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टाइमली मेंटेनेंस, यही आपका हो जाएगा शेड्यूल मेंटेनेंस आपका। बाकी ब्रेक डाउन आपको पता ही है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या है भाई, जब गए कहीं घूमने और वाहन क्या हो गया, पूरी तरीके से स्थिर हो गया, पूरी तरीके से खड़ा हो गया, मतलब उसने चलने से मना कर दिया, उसमें ऐसी खराबी आ गई, तो उस कंडीशन में जो मेंटेनेंस आपको करना होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। करे भैया क्लच तो ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होता है, गियर बॉक्स भी ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होता है, एक्सेल भी ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन भाई ये जो व्हील है ना, ये ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। आपको लगेगा कि होता है, लेकिन जो व्हील है आपका, ये ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। पहिया जो है ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। बाकी जो क्लच है, गियर बॉक्स है, एक्सेल है, डिफरेंशियल है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल ज्वाइंट है, ओवर ड्राइव है, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, कह रहा है कि इंजन का स्ट्रोक होता है। आप कहोगे सर हमको तो ये सब पता है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि भाई ड्राइवर में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता रहा है, पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल भाई, सॉफ्टवेयर भाई देखो ऐड का सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसको आप लोग देख लो कि जिसकी क्लास में ऐड आ रहे हैं भाई वो सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने अपना दिमाग लगा के बताया है, देखो वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं। तो आप कहोगे कि इंजन का जो स्ट्रोक होता है वो टीडीसी और बीडीसी के बीच की क्या होती है भाई, दूरी होती है। टीडीसी और बीडीसी के बीच की क्या होती है भाई, दूरी होती है। देखो पिस्टन अप डाउन करता है ना, जो सबसे ऊपरी सीमा है उसको क्या कहते हैं, टीडीसी, जो सबसे निचली सीमा है उसको क्या कहते हैं, बीडीसी। तो जितनी दूरी टीडीसी से बीडीसी जाए या बीडीसी से टीडीसी जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक, या क्या कहते हैं भाई, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्राकृतिक गैस को, यानी कि प्राकृतिक गैस का है भाई, सीएनजी ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कह रहा है सीएनजी सिलेंडर में कितने दबाव पर संपीड़ित किया जाता है, भाई बताइए। सीएनजी को सिलेंडर में कितने दबाव पर संपीड़ित किया जाता है, ये आपको बताना है। देखो अगर कहे कि भाई टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल, क्या है टेम्परेचर, अगर क्या है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि टेम्परेचर कितना है भाई, मान लो टेम्परेचर है 8 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस कंडीशन में जो दाब होगा यही नॉर्मल एक कंडीशन मानी जाती है। यही कैसी कंडीशन मानी जाती है, नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। तो इस कंडीशन में कितना होता है भाई, 200 बार, कितना होता है, 200 बार। और आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही दाब क्या होगा भैया, वैसे वैसे ही दाब आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ पर प्रेशर कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर आपका हो जाता है यहाँ पर 225 बार से लेकर 225 बार से लेकर 250 बार, 225 बार से लेकर कितना, 250 बार। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की कंडीशन में तो आपसे पूछा नहीं है, टेम्परेचर की कंडीशन में तो आपसे पूछा नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आप कितना लगाओगे, 200 बार मारोगे। कितना मारोगे भैया, 200 बार। ठीक है, और सीएनजी से क्या भाई, सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि लिखने की जरूरत है भाई। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
अगला प्रश्न ये क्या बनता है, अगला प्रश्न यहाँ से कि मेन रूप से सीएनजी में, मुख्य रूप से सीएनजी में क्या होता है, तो मुख्य रूप से मेन सीएनजी में होता है CH4, यानी कि मुख्य रूप से सीएनजी में क्या होता है भाई, तो मुख्य रूप से सीएनजी में होता है मेथेन। क्या होता है, मेथेन होता है मुख्य रूप से सीएनजी में। कितना प्रतिशत, तो भाई लगभग 85 से 90%, 85 से 90%, 85% भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन उस हिसाब से आप देख लेना। 85% से 90% भी सही है, 85% अगर उस हिसाब से हो तो वो भी सही है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है जलने का, धन्यवाद भैया सुमित भाई, इसका जो टेम्परेचर होता है जलने का, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर आपका होता है यहाँ पर 540 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मतलब इग्निशन टेम्परेचर आप इसको लिख सकते हो, यानी कि ज्वलन। अब इग्निशन मतलब क्या, प्रज्वलन टेम्परेचर जो होता है ये कितना होता है, 540 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर पेट्रोल और डीजल से इसका कंपैरिजन करें, पेट्रोल और डीजल से अगर कंपैरिजन करें तो जलाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए होगा, ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, इसको चाहिए होगा। तो ये ध्यान रखना है भाई आपको, सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़े।